नमस्कार दोस्तों। कहानियों का कलरव में आज की कहानी का शीर्षक है सज़ा। कहानीकार है मन्नू भंडारी। तो चलिए सुनते हैं। पप्पा का कार्ड आया है, चाचा जी के नाम। फैसले की तारीख 16 अप्रैल पड़ी है और इस बार निश्चित रूप से फैसला हो जाएगा। पहले की तरह स्थगित नहीं होगा। यदि छुट्टी मिल सके और असुविधा ना हो तो 2 दिन के लिए आ जाना। मेरे और मुन्नू के लिए एक लाइन तक नहीं लिखी थी, न प्यार न आने के लिए कुछ। पूरे साल में पप्पा का यह पहला कार्ड था और हमारे विषय में कुछ नहीं लिखा, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं हो कि हम भी यहाँ हैं। क्या पप्पा ने अपने को इतना बदल लिया है? उन्होंने क्या बदल लिया है? शायद समय ने उन्हें बदल दिया है। उन्हें ही क्या, सबको ही बदल दिया। मैं क्या कम बदल गई हूँ? मुन्नू क्या कम कुछ बदला है? पता नहीं अम्मा की क्या हालत होगी। ओह, इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं हो गया। 16 अप्रैल, आज से 5 दिन बाद मैं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी और मुन्नू को लेकर ही जाऊंगी। कांत मामा ने तो हर सुनवाई के बाद यही लिखा है कि इस बार फैसला पक्ष में होगा। हे भगवान, ऐसा ही हो। पर रह रहकर मन कांप जाता है। पहली बार भी तो सब यही कहते थे। तब मैं एकदम नासमझ नहीं थी, फिर भी ज़्यादा नहीं समझती थी। पापा और अम्मा तो हमेशा मुझे बच्ची ही समझते थे, इसीलिए शायद बड़ी ही नहीं हो पाती थी। इधर एकदम कितनी बड़ी हो गई हूँ, कानून की बातें समझने लगी हूँ। 7 आदमियों का दोनों समय का खाना बना लेती हूँ। खाना ही नहीं, घर का भी तो काम करने लगी हूँ। मेरे साथ स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती थीं, उनसे करवा कर तो देखे कोई भी काम। पर वे क्यों ये सब काम करें? भगवान कभी उन्हें ऐसे बुरे दिन ना दिखाएं। क्या पप्पा सचमुच छूट जाएंगे? पिछली बार जब फैसला हुआ था तब दादी, बाबा, चाचा सब आ गए थे। सब लोग कचहरी गए, पर हमें नहीं ले गए। मुन्नू को छोड़ जाते, वह सचमुच बच्चा था, पर मैं तो बड़ी थी, 9वीं का इम्तिहान दे चुकी थी। मुझे पप्पा के सारे केस की बातें पता थीं, फिर भी मुझे नहीं ले गए थे। मैं और मुन्नू सांस रोककर सबके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं खुद बहुत घबरा गई थी, पर मुन्नू को बराबर समझाती जा रही थी। और कोई चाहे मुझे बड़ा न समझता, पर वह तो समझता ही था। 12 बजे दादी और अम्मा ने रोते रोते घर में प्रवेश किया। बाबा कुर्सी पर बैठकर हथेलियों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, तेरे राज में इतना अंधेर। मेरे निर्दोष बेटे को 2 साल की सजा। सबको रोते देखकर हम दोनों भी खूब रोए। पापा को घर में नहीं आने दिया, वहीं से जेल ले गए। 2 दिन मैं स्कूल नहीं गई। जब गई तो मेरी सभी सहेलियां हमदर्दी दिखाने लगी, पर वह हमदर्दी बिल्कुल नहीं थी। हमदर्दी क्या ऐसे कहकर दिखाई जाती है? हाय हाय, बेचारी के पिता को जेल हो गई। आपस में दबी दबी जबान में कहती, इतने बड़े लोग भी चोरी करते हैं। तभी ठाठ थे आशा के। मेरा जी होता चीख चीख कर सबसे कहूँ कि पापा ने कुछ नहीं किया है, बस इस समय उनके ग्रह बिगड़े हुए हैं। ग्रह जब बिगड़ जाते हैं तब क्या नहीं हो जाता। रामचंद्र जी ने कौन चोरी की थी, फिर भी 14 साल का वनवास काटा या नहीं? पांडवों ने क्या किया था, फिर भी अज्ञातवास भोगा या नहीं? तब जब ग्रह बिगड़ते हैं तो राजा को भी सब कुछ भोगना पड़ता है। इतनी सी बात ये लोग क्यों नहीं समझती? अम्मा ने मुझे समझाया कि अभी हमारे बुरे दिन हैं, जो भी आए चुपचाप सहन कर लो, और मैं समझ गई। तभी तो उन लोगों से कुछ नहीं कहती थी, पर उनको कभी समझ नहीं आया। शायद बुरे दिनों में ही समझ बढ़ती है। खैर, तभी कांत मामा आ गए। वह इंग्लैंड से जैसे ही लौटे सीधे घर आ गए थे। कितना बिगड़े थे बाबा और चाचा पर। यह सब कैसे हो गया? आज के ज़माने में तो गुनाहगार अपने को साफ बचा कर ले जाते हैं, लाखों हजम करके मूछों पर ताव देते घूमते हैं, फाइलों की फाइलें गायब करवा देते हैं, और एक ये है कि बिना गड़बड़ किए जेल भोगने जा रहे हैं।
बिना अपराध किए भी बाबा अपराधी की भांति चुपचाप सिर नीचा किए सब सुनते रहे। वह बेचारे कानून के छक्के पंजे क्या जाने, जब नहीं सुना जाता तो रो पड़ते। उस समय मुझे कांत मामा का व्यवहार जरा भी अच्छा नहीं लगता, पर कुछ कह भी तो नहीं सकता था कोई। वह हाई कोर्ट में अपील मंजूर करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। इंग्लैंड से लौटकर कांत मामा अपने को बहुत समझने लगे थे, शायद बहुत कुछ होकर भी आए थे। उन्होंने सचमुच अपील मंजूर करवा दी। 25 दिनों बाद पप्पा छूट कर आए। मैं सोच रही थी, अब पप्पा कितना प्यार करेंगे हमें। कितने दिनों से घर में मनहूसियत छाई हुई है, वह दूर हो जाएगी। हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। सब लोगों के आ जाने से हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। पहले घर में हम ही हम थे। खाना बनाया जाता हमारी इच्छा से, कहीं बाहर जाते तो हमारी इच्छा से। एकाएक जैसे हम कुछ नहीं रहे। मैं फिर भी कुछ समझती थी, पर मुन्नू तो कुछ नहीं समझता। किसी भी चीज़ की जिद कर बैठता। मैं उसे समझाती, भैया अभी हमारे बुरे ग्रह आए हुए हैं, किसी भी चीज़ की जिद नहीं करते। पर वह ग्रह वह क्या समझे, बुरे ग्रह क्या होते हैं, और रोए ही चला जाता। सोचा था अब हमारे आंसू पोंछने वाले और हमारी हर जिद पूरी करने वाले पप्पा आ जाएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पप्पा मामा के साथ तांगे पर आए थे और आते ही बात करना तो दूर, बिना किसी की ओर देखे चुपचाप नीची नज़र किए हुए ऊपर चले गए। सब लोग सकते में आ गए। कैसे हो गए हैं पप्पा, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई ऊपर जाए। आखिर दादी ने अम्मा को भेजा। अम्मा थोड़ी देर में ही लौट आई। दरवाज़ा ही नहीं खोलते। बहुत खटखटाया तो यही कहा, चली जाओ, मुझे अभी परेशान मत करो। यूं घर वालों के साथ रोई मैं रोज़ ही थी, पर उस दिन पहली बार मेरा मन रोया था। अपनी पूरी समझ के साथ रोया था। क्या हो गया है मेरे पापा को। 25 दिनों बाद घर में घुसे और प्यार करना तो दूर रहा, हमारी ओर देखा तक नहीं। बार बार मन कहने लगा, या मेरे पापा नहीं हैं, वह ऐसे हो ही नहीं सकते। जेल वालों ने उन्हें बदल दिया। एक अजीब सा भय मन में समाने लगा कि अब शायद पापा कभी प्यार नहीं करेंगे। और सचमुच उसके बाद मैंने कभी उनका प्यार नहीं पाया, आज तक नहीं। इस कार्ड में क्या वह एक पंक्ति भी हमारे लिए नहीं लिख सकते थे? यूं मैं उनकी उदासीनता और तटस्थता को समझती भी हूँ। शायद वह अब किसी से मोह नहीं रखना चाहते। कहीं फिर सजा हो गई तो? शाम को सब लोग ऊपर गए। दरवाज़ा तो खोला पप्पा ने, पर बात किसी से नहीं की। बस तकिए में मुंह गड़ाकर पड़े रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे वह रो रहे हैं, पर हमें तुरंत नीचे भेज दिया गया था। कितना कितना गुस्सा आया था उस समय। पप्पा हमारे हैं और ये सब इस तरह कर रहे हैं, मानो हम कुछ हैं ही नहीं। पप्पा पर पहला हक मेरा है, और वह भी सारी दुनिया में मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं मनाने लगी थी कि ये सब लोग जल्दी से अलीगढ़ से चले जाएं तो अच्छा हो, तभी शायद पप्पा हमसे पहले की तरह प्यार करेंगे। सबके सामने शायद उन्हें शर्म आती है। शर्म की बात तो है ही, स्कूल में मुझे क्या कम शर्म आती थी। पापा के घर आने के बाद मामा और चाचा जी चले भी गए। दादी और बाबा तो घर के ही हैं, पर पापा फिर भी नहीं उतरे। उस रात अम्मा को सोने के लिए ऊपर भेजा। वह सवेरे उठकर आई तो बोली, माँ जी, मुन्नू को आप गांव लेती जाइए, वहाँ के स्कूल में डाल दीजिए। यहाँ तो अब उसकी फ़ीस जुटाना भी भारी पड़ेगा। आशा का तो इस साल फाइनल है, वरना उसे भी उमेश भैया के पास भेज देती। नीचे का घर अब खाली कर देंगे। फिर और पता नहीं क्या क्या बातें हुई दोनों में, और फिर दोनों खूब रोईं, खूब रोईं। मैं किसी को भी रोता देखती हूँ तो बिना कारण जाने ही रोने लगती। फिर उस समय तो रोने का बहुत बड़ा कारण भी था। मुन्नू चला जाएगा, कैसे रहेगा वह गांव में? वहाँ का स्कूल भी कोई स्कूल है? यहाँ इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा। पापा वैसे चाहें सारे दिन चुपचाप पड़े रहें, पर इस मामले में वह कभी चुप नहीं रहेंगे। पर पापा कुछ नहीं बोले। शायद अम्मा पापा ने साथ बैठकर यह सब तय किया था। रो धोकर मुन्नू भी चला गया।
हाँ, जाते समय पप्पा ने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया था। मैं पास ही खड़ी रही थी। पप्पा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं आंसू पोंछ दूं, उनके दुख को दूर करने के लिए नहीं, पप्पा का प्यार पाने के लिए। मुन्नू दूर जाकर भी पप्पा के कितने पास हो गया। मैं पास रहकर भी शायद हमेशा दूर ही रहूंगी। पर पप्पा छोड़ने नीचे नहीं आए। कोई स्टेशन भी नहीं गया। जाता ही कौन? अम्मा अकेली निकलती नहीं, और मैं जाती तो लौटती कैसे? कोई महीने भर बाद फिर हमारा घर रह गया था। उसमें से भी मुन्नू चला गया था। मुन्नू ही क्यों, सप्ताह न बीतते बीतते सारा सामान भी चला गया। नीचे का मकान खाली कर दिया गया। पकाना, खाना और सोना बरसाती में। पास की छोटी सी कोठरी साफ करके मुझे बैठने के लिए मिली। पप्पा अब कुछ कुछ बोलने लगे थे, पर पहले वाले पप्पा वह बिल्कुल नहीं रह गए थे। बस सारे दिन चुपचाप लेटे रहते या कुछ पढ़ते रहते। कभी कभी गोदी में तकिया रखकर कुछ लिखते भी। मेरा बड़ा मन होता था कि देखूं वह क्या लिखते हैं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। कितनी ही बार पढ़ा था कि दुख में हिम्मत रखने वाले ही सच्चे वीर होते हैं। हंसते हंसते जो सारे दुखों को झेल जाए, वही सच्चा वीर पुरुष है। मेरा मन होता पापा को यह बात समझाऊं, पर क्या पापा यह सब नहीं जानते? फिर इस तरह मुंह छिपाकर तो वह पड़ा रहे जिसने सचमुच चोरी की हो। पापा को तो बाहर घूमना फिरना चाहिए। इस तरह रहकर तो वह सबके बीच अपने को अपराधी ही साबित कर रहे हैं। पर उन्हें कैसे समझाती? अपनी कोठरी में और कोई कष्ट नहीं था, पर भयंकर गर्मी के दिन और पंखा नहीं। रात तो जैसे तैसे छत पर कट जाती, पर दोपहर में तो छत पर बने ये कमरे भट्टी की तरह जलते थे। छुट्टियों के दिन बिताए नहीं बीत रहे थे। अपनी किसी सहेली के यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती थी। पड़ोस तक में जाना छोड़ रखा था। दुख में कोई साथी नहीं होता। बस एक गांठ बांध रखी थी कि जब तक ये बुरे ग्रह टल नहीं जाते, तब तक सभी कुछ चुपचाप सहना है। जुलाई में बाबा की चिट्ठी आई। मुन्नू को 6वीं में भर्ती करवा दिया गया है और वह खुश है। हम सब ने भी मान लिया था कि वह खुश ही होगा। ऐसा मान लेने में ही हम सबकी खुशी थी। साथ ही बाबा ने यह भी लिखा था कि शाम को उन्होंने एक दुकान में हिसाब लिखने का काम शुरू कर दिया है। 25 रुपये मिलेंगे, जिन्हें वह पापा के पास भेज देंगे। 50 रुपये उमेश चाचा जी भेजेंगे। मेरे सामने बाबा का बूढ़ा शरीर, झुकी कमर और धुंध भरी आंखें घूम गईं। इस बुढ़ापे में वह अब फिर से नौकरी करेंगे। अम्मा ने बताया कि इन 75 रुपयों में ही उन्हें घर चलाना है। तब मुझे भी पहली बार पापा पर गुस्सा आया कि क्यों उन्होंने सस्पेंशन के दौरान मिलने वाली आधी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। कितना समझाया था कांत मामा ने। चाचा जी तो इस तरह से नाराज ही हो गए थे, पर पापा की एक ही जिद, जब तक मैं इस आरोप से मुक्त नहीं हो जाता, ऑफिस से एक पैसा भी नहीं लूँगा। मैंने स्कूल की बस छोड़ दी। 3 मील पैदल ही जाती थी। धूप हो या बारिश, चेहरे पर शिकन नहीं आती थी। कभी कभी सोचती, पापा को सस्पेंड हुए 2 साल 3 महीने हुए। इतने दिनों में आखिर कितना खर्च हुआ कि बैंक का सारा रुपया निकल गया। अम्मा के सारे गहने बिक गए और भी पता नहीं क्या क्या चला गया। वकील लोग शायद बहुत लुटेरे होते हैं। कभी सोचती, इससे तो पापा सचमुच ही ऑफिस का रुपया मार लेते तो अच्छा होता। कम से कम मुन्नू को तो अपने पास रख सकते और एक पंखा भी रख लेते। इस उमस में चमड़ी जैसे उबली जाती है। ईमानदारी करके ही कौन बड़ा सुख मिल रहा है। अम्मा को पता नहीं क्या हो गया था कि भीतर ही भीतर सूखती जा रही थी। कहाँ तो कुछ नहीं करती थी और कहाँ अब सारा काम हाथ से करने लगी। पापा भी उनकी मदद करते थे। उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उन दिनों अम्मा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे जरा सी बात पर पीट दिया। अपनी याद में पहली बार मार खाई थी, और वह भी इस उम्र में। शरीर से ज़्यादा मन आहत हुआ। चोट से ज़्यादा इस बात का दुख था कि पापा बैठे देखते रहे पर कुछ नहीं कहा। न अम्मा को मना किया, न मुझे प्यार ही किया। अपनी कोठरी में बैठकर मैं घंटों रोई थी। हे भगवान, सब दुख दो, पर मेरे पापा को पहले जैसा कर दो।
वह पहले की ही तरह काम करेंगे तो मैं सब कुछ सह लूँगी। सुनवाई की पहली तारीख ही 6 महीने बाद की पड़ी थी। कांत मामा ने कोशिश तो बहुत की थी कि जल्दी जल्दी सारी सुनवाई हो जाए और फैसला हो जाए, पर कानून कांत मामा की इच्छा से नहीं, अपनी रफ्तार से चलता है। वकीलों का सारा खर्च मामा ही कर रहे थे। ज़रूर मामी से छिपाकर कर रहे होंगे, पर न वह तो एक पैसा भी खर्च न करने दें। पहली सुनवाई बहुत अच्छी हुई थी। सर्दी में ठिठुरते हुए जब हमने यह खबर सुनी थी तो गर्मी की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई थी। घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, खासकर अम्मा की। मुझे तभी लगता था कि कोई ऐसी बीमारी इन्हें लग गई है जो भीतर ही इन्हें खाए जा रही है। हाइजीन में रोग और उनके लक्षण पड़ रखे थे और मुझे अम्मा के सारे लक्षण राज यक्ष्मा के से लगते थे। सर्दी में वह जो ठंड खा गई तो 4 महीने तक खांसती ही रहीं। बाबा की चिट्ठी आई। बड़ी बेबसी में उन्होंने लिखा, हिसाब में कुछ ऐसी भूल हुई कि यह काम चला गया। अब तो 50 रुपए की पेंशन में से किसी तरह 15 रुपए ही भेज सकूँगा। हिम्मत रखना बेटा, बुरे दिन आते हैं तो सब तरफ से आते हैं, पर ये दिन फिरेंगे ज़रूर। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। दूसरी सुनवाई अप्रैल में हुई। तारीखें जल्दी मिलती ही नहीं थीं। पप्पा को छूटे साल हो गया था और अभी तक केवल 2 सुनवाई हुई थी। इतने इतने दिनों बाद की ये सुनवाई हुई तो 1 साल और लग गया। मेरा मन कांप जाता था। लगता था अब ऐसे दिन नहीं काटे जाते। मुन्नू गांव में, पप्पा बरसाती में, मैं कोठरी में और अम्मा खाट पर। कैसे मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया था मैं ही जानती हूँ। फिर भी सेकंड डिवीज़न में पास हो गई। कोई खुशी मनाने वाला नहीं था। सबके मन ऐसे मर चुके थे कि ना किसी बात की खुशी होती थी न रंज। जुलाई में नई समस्या आई। गांव में तो केवल मिडिल स्कूल ही था। मुन्नू का अब क्या हो, मेरा अब क्या हो। यहाँ कॉलेज में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। मैं जानती थी कि बच्चों को पढ़ाना तो दूर, 65 रुपये में साथ रखकर खिलाना भी मुश्किल था। बाबा ने मुन्नू को सीधे उमेश चाचा के पास भेज दिया और खबर कर दी। यहाँ की स्थिति वह जानते थे। पप्पा वह पत्र पढ़कर सिहर उठे। अम्मा बहुत रोई। मैं छोरों को बेपढ़ा ही रख लेती, वहाँ क्यों भेजा? एक बार उसे मुझसे मिला तो देते। लीला का स्वभाव कौन नहीं जानता। मेरा बच्चा सहम सहम कर मर जाएगा। 2 दिन तक रोती रही। पप्पा अपराधी की तरह चुप बैठे रहे। अम्मा क्यों रोती है इस तरह? पप्पा यदि कुछ कर सकते तो क्यों नहीं करते? 2 दिनों बाद वह बोली, मैं सोचती हूँ आशा को भी वहीं भेज दूँ, वहीं कॉलेज में भर्ती हो जाएगी। मैं समझ ही नहीं पाई कि अम्मा व्यंग कर रही हैं या, पर अगले वाक्य ने ही सारी बात साफ कर दी। लीला का स्वभाव तुम जानते ही हो। आशा मुन्नू के पास रहेगी तो उसे तसल्ली तो रहेगी, रोने को एक गोद तो रहेगी। और अम्मा खुद फूट फूट कर रोने लगी थी। उमेश भैया को लिख देना, जो भी वह खर्च करे हम पर कर्ज ही समझे। मैं उनकी पाई पाई चुका दूंगी। भगवान कभी हमारे दिन भी बदलेंगे ही, नहीं तो अपने को बेच कर उनका कर्ज अदा करूंगी। पर मेरे बच्चों पर थोड़ा रहम करें। ये दुखियारी यूं ही अनाथ हो रहे हैं। थोड़ा प्यार इन्हें भी दे, थोड़ा लीला को भी समझा दें। कांत मामा अपने ही किसी काम से दिल्ली आए थे। लौटते समय अलीगढ़ भी उतरे। अम्मा ने उन्हीं के साथ मुझे इलाहाबाद भेज दिया था। कांत मामा ने एक बार कहा ज़रूर था, कलकत्ता भेज दो, वहाँ पढ़ लेगी। पर क्या मैं पढ़ने जा रही थी? पढ़ना तो बस यूं ही था। मुझे तो मुन्नू को तसल्ली देनी थी, पर रोए तो उसे अपनी गोद में रुलाना था। और उस दिन मैं सचमुच बड़ी हो गई थी, अम्मा की तरह बड़ी। पर घर छोड़ते समय सारे बड़प्पन के बावजूद फूट पड़ी थी। अम्मा की हालत देखकर घर का अधिक काम मैंने संभाल रखा था। अब क्या होगा? इस हालत में अम्मा कैसे सब काम करेगी? रोज रोज के बुखार ने उन्हें हड्डियों की गठरी बना दिया था। पर अम्मा को तसल्ली देने वाले पप्पा हैं। रोने के लिए पप्पा की गोद है। मुन्नू तो वहाँ अकेला है। अभी मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुन्नू को ही है। रास्ते में कांत मामा ने मुझसे पूछा था, शारदा को रोज बुखार रहता है,
किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? नहीं। और मुझे रोना आ गया। रोते नहीं बेटे, अब बहुत जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। पापा ने तो कई बार कहा था कि दिखा दो, पर अम्मा मानती ही नहीं। कहती है डॉक्टर झूठ मूठ को वहम डाल देते हैं। मामा चुप हो गए थे। मामा क्या समझते नहीं? अम्मा इसलिए नहीं दिखाती है कि डॉक्टर और दवाई का खर्च कहाँ से आएगा। वे लोग तो टॉनिक और दूध फल बता देंगे, आराम करने को और खुश रहने को कह देंगे। बोलो, यह सब हो सकेगा 65 रुपये में? मुझसे पूछो, इन दिनों मैंने हिसाब चलाया है, एक एक चीज़ गिना सकती थी। पर उनसे क्या कहती? वकीलों का सारा खर्च तो वह कर ही रहे थे, और वकीलों पर कितना खर्च होता है क्या मैं जानती नहीं? मुन्नू मुझे देखते ही चिपट गया था और रो दिया था। मुझे भी रोना आ गया था। चाची ने कुछ कहा ज़रूर था, पर अपने ही रोने में हमने सुना नहीं। मुन्नू को गले लगाकर मुझे कैसा लग रहा था मैं नहीं बता सकती। इतना ज़रूर लगा कि इसे सचमुच किसी गोदी की ज़रूरत थी, किसी सहारे की। मैं चाची से बातें कर रही थी। उन्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा था, यह साफ था। पर मैं ही कौन अपनी इच्छा से आई हूँ? मुन्नू का रंग काफ़ी सांवला पड़ गया था, चेहरा सूख कर मुरझा गया था और आंखें बड़ी सहमी सहमी सी थीं। लगा बहुत डर दब कर रह रहा है शायद यहाँ। घर में तो कितना उधम करता था, इतना सा बच्चा। कैसे उसने अपने को बदला होगा, दबाया होगा। देखा, उसका काम था साल भर के बिट्टू को खिलाना। सारे दिन वह उसे गोदी में टांगे टांगे फिरता। कब तो वह पढ़ता होगा, कब वह होमवर्क करता होगा। रात को जब वह सोने मेरे पास आया तो धीरे से बोला, दीदी कल मुझे बुढ़िया के बाल खिलाना। टिल्लू और पम्मी रोज़ खाते हैं। चाची उन्हें पैसे देती है और कहती है छिपकर खा लिया करो, पर वे सामने ही खाते हैं। एक दिन टिल्लू मुझे चढ़ाकर खा रहा था, मैंने उसके बाल छीन लिए। उसने चाची से शिकायत कर दी। चाची ने मुझे बहुत मारा। चाची बहुत ज़ोर से मारती हैं। और वह फिर सिसकने लगा। मैंने उसे प्यार किया और कहा, मैं अपने भैया को बुढ़िया के बाल ज़रूर खिलाऊंगी। पर मेरा मन भीतर तक सिसक पड़ा। हम बड़े हैं, हम सब समझते हैं और सह भी सकते हैं, पर वह बेचारा कैसे समझे? समझ तो गया ही होगा, पर सहे कैसे? पहली रात को ही मैंने संकल्प किया, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। घर का सारा काम मैं करूंगी, जिससे चाची को पूरा आराम मिले और उनका गुस्सा ठंडा रहे। चाची कुछ भी कहेंगी तो चू तक नहीं करूंगी। वह प्रसन्न रहेंगी तो मुन्नू सुरक्षित रहेगा। मुन्नू को रात में बैठकर पढ़ाया करूंगी। मैं चाची से भी जल्दी उठकर सबके लिए चाय बना देती, फिर जल्दी से टिल्लू और पम्मी को तैयार कर देती। तब नाश्ता देकर तीनों बच्चों को स्कूल भेज देती। नाश्ते के प्लेट देखने चाची जरूर आती। शायद उन्हें वह वहम रहता कि मैं मुन्नू को बहुत ज़्यादा कुछ ना खिला दूँ। चाचा जी तारीफ करते, तुम तो बड़ी होशियार हो आशा, इतना काम कर लेती हो। चाची तुरंत कहती, मैं जब इतनी बड़ी थी तो 12 जनों के कुनबे को संभालती थी, आधा मन के पापड़ मंगोड़ी करती थी। चुप रहती थी मैं तो। दोनों समय का खाना भी मैंने अपने ही जिम्मे कर रखा था। रात में सोने जाती तो पैर मेरे तपते थे। कभी कभी मुन्नू को अपने पैरों पर खड़ा कर लेती थी। उससे पैरों को तो आराम मिल जाता था, पर मन। अम्मा कभी कभी गांव में काम करवाती थी तो पप्पा डांटते थे, मैं अपनी आशा को डॉक्टर बनाऊंगा, विदेश भेजूंगा। यह भटियार खाना करवाकर क्या मुझे अपनी बिटिया की जिंदगी खराब करनी है? यही वाक्य हवाओं में तैरकर कमरे में घूमता रहता, गूंजता रहता। धीरे धीरे आदत पड़ गई तो पैरों का दर्द बंद हो गया और मन भी सुन्न होता चला गया। मैंने अम्मा को नहीं लिखा कि मैं कॉलेज में भर्ती नहीं हूँ। लिखने के लिए चाची जी ने मुझे 4 पोस्ट कार्ड दिए थे और बताया था कि हर महीने 4 कार्ड मिलेंगे। उनमें मैं अपनी कुशल समाचार भेज देती थी। बस रात दिन काम कर करके मैं चाची के क्रोध को संभाले रहती। आराम पाकर मुझ पर वह कुछ कुछ प्रसन्न भी हो गई थी, पर उनका हाथ जब तब उठ जाया करता था। अपने बच्चों पर भी, मुन्नू पर भी। उनके बच्चे आदी थे,
सो मार खाकर हंसते और भाग जाते। फिर वे मार खाते तो प्यार भी पाते थे, पर मुन्नू सहम जाता था, भीतर ही भीतर सिसकता। कहीं करुण नजरों से वह मुझे देखता, पर भीतर से कटकर भी मैंने ऐसे अवसरों पर कुछ नहीं बोला। सोचती, यूं मार खा खा कर मुन्नू तो या तो बेहद ढीठ हो जाएगा या जड़। पप्पा और अम्मा तो कभी हाथ भी नहीं लगाते थे हमारे। अकेले में मैं उसे प्यार कर लेती, समझाती। थोड़े दिनों की बात और है भैया, फिर हम अपने घर चलेंगे, अम्मा और पापा के पास। पता नहीं वह समझता भी था या नहीं, पर मेरा मन सबसे ज़्यादा दुखी तब होता था जब चाची गुस्से में कहती, ऑफिस के 20,000 गायब करके गाड़ दिए और हमारा खून चूस रहे हैं। ये हमारे बड़े हैं, लानत है ऐसे बड़प्पन पर। मैं सोचती, क्या सचमुच चाचा जी यही सोचते हैं कि पप्पा ने रुपए मारे हैं? यदि आज उनके पास पैसा होता तो क्या हमें यूं छोड़ देते और अपने सारे पिछले दिन आंखों के आगे घूम जाते? कितना प्यार करते थे पापा, कितना। पर मैं चाहे कुछ भी लिखूं, पर क्या वह जानते नहीं कि हम पर यहाँ क्या गुजर रही है? 31 तारीख को चाचा जी ने चाची के हाथ में तनख्वाह रखी तो चाची ने कहा, अब भाई साहब को लिख दो कि 50 रुपये नहीं भेज सकेंगे। इस महंगाई के ज़माने दो को पालना बहुत भारी पड़ रहा है। फिर हमारे भी तो बच्चे हैं, कौन यहाँ खान गड़ी है? बात ठीक थी, पर मेरा मन कांप गया। चाचा जी रुपए नहीं भेजेंगे तो क्या होगा? 15 रुपये महीने में क्या होगा? इतना तो कमरे का किराया ही चला जाता है। रोती हुई अम्मा और बिसरते हुए पप्पा मुझे सारी रात दिखाई दिए। मैं भी उनके साथ बहुत रोई। अम्मा का कोई पत्र ही नहीं आया बहुत दिनों तक। उठते बैठते एक ही चिंता थी मुझे, अम्मा ने पैसे की क्या व्यवस्था की होगी। कांत मामा का भी कोई पत्र नहीं आया। पता नहीं क्या हाल है उधर का। पूरा अगस्त बीत गया। मैं अपने चारों कार्ड डाल चुकी, पर कोई जवाब नहीं आया। क्या हो गया है अम्मा को? लिखती क्यों नहीं? सितंबर में कांत मामा का पत्र आया। शारदा की तबीयत खराब थी, सो उसे यहाँ ले आया। यहाँ उसका इलाज चल रहा है। दिनेश जी ने कमरा बदल लिया है। उनका पता डैश डैश है। किस्मत के अलावा क्या कहूँ कि तारीख जल्दी नहीं मिलती। अगली तारीख इसी महीने के आखिर में पड़ी है। सुनवाई पर जाऊंगा। तुम घबराना मत, भगवान सब ठीक करेंगे। गर्मियों तक कुछ न कुछ अवश्य हो जाएगा। तो पप्पा अकेले रह गए। अम्मा की गोद भी छिन गई जिसमें वे रो सकते थे। पप्पा का यह पता? अलीगढ़ की गली गली मुझे मालूम थी। यह तो मजदूरों की बस्ती है। अंधेरी सीलन भरी गलियां, पास में बहते नाले। पप्पा का खाना कौन बनाता होगा? उन्होंने तो कभी ऐसे काम नहीं किए। कभी अंगीठी भी जलाते तो अम्मा मना कर देती थी। तब वह यही कहते थे कि कौन जाने शारदा कि इस बार छूट ही जाऊं। सजा हो गई तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अम्मा बीच में ही डांट देती, ऐसी बात भी क्यों मुंह से निकालते हो? भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यह वाक्य अम्मा ने बाबा से सीखा था और मंत्र की तरह गांठ बांध ली थी। और मैं भगवान से यही मनाया करती कि हे भगवान, उन्हें सज़ा मत दो। पप्पा की तपस्या का फल उन्हें मिले। जो कुछ वह सह रहे हैं वह क्या तपस्या से कम है? सीलन भरी अंधेरी कोठरी में सबसे मुंह छिपाकर रहना, बच्चे कहीं, पत्नी कहीं। अब तो रहम करना, अब उन्हें सज़ा मत करना। कांत मामा की चिट्ठी आई कि फैसला पक्ष में ही होगा। केस की पैरवी बहुत अच्छे ढंग से हुई है, बस फैसले की तारीख पड़ जाए जल्दी से। मैं बैठी बैठी दिन गिनती। अपील के बाद मुकदमे चलते हुए 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। भगवान देर तो बहुत की, अब अंधेर मत करना। यूँ यह देर भी अंधेर से कम नहीं, पर और अंधेर मत करना। मुन्नू और टिल्लू अपना अपना रिजल्ट लेकर आए। टिल्लू सब विषयों में पास था और मुन्नू एक विषय में फेल होकर प्रमोट हुआ था। चाचा जी ने टिल्लू को प्यार किया। मुन्नू पास खड़ा आंसू भरी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहा। चाची ने कहा, फेल हो गया ना,
पढ़ने लिखने में मन लगाओ मुन्नू साहब, तब टिल्लू की तरह पास होगे। सारे दिन बैठे बैठे टसुए बहाने से पास नहीं हुआ जाता। आँख के आंसू गालों पर ढुलक गए। कमीज की बाँ से उन्हें पोंछता हुआ भीतर जाने लगा तो टिल्लू चिढ़ाने लगा, फेलू राम, फेलू राम। उस दिन पहली बार मेरे लिए अपने पर बस रखना बहुत कठिन हो गया था। मनुआ कह दूं, उसे पढ़ने के लिए समय ही कहाँ मिलता है। सारे दिन तो बिट्टू को खिलाता है, 25 चक्कर बाजार के करता है। पर चुप। जाते जाते मुन्नू ने एक बार चिढ़ाते हुए टिल्लू को ज़रूर जलती आंखों से देखा था। लगा उठाकर एक हाथ मार देगा, पर वह न लौटा, न कुछ बोला ही। कैसे हो गया है मुन्नू इतना सहनशील। चुपचाप सहने का उपदेश उसे मैंने ही तो दिया था, पर अब वह यूं सह जाता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे ही होता है। कोई उपाय भी तो नहीं था। मुन्नू की छुट्टियां हो गई। सोचती थी शायद कांत मामा या अम्मा का कोई पत्र आएगा कि तुम लोग घर आ जाओ, पर किसी ने कुछ नहीं लिखा। पापा तो बहुत कुछ लिखते ही नहीं, अम्मा कभी कभी 2 लाइनें लिख देती है। मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, तुम चिंता मत करना। लीला को आशीर्वाद, बच्चों को प्यार, चाची की मदद करना, तंग मत करना। मुझे हर बार लगता था कितनी झूठी चिट्ठी है अम्मा की, पर धीरज की अवधि खींचते खींचते 1 साल तक पहुंच गई। पिछले मार्च में सुनवाई हुई थी और अब इस साल का अप्रैल है। अब तो मुझे लगने लगा है कि जैसे ज़िंदगी भर हमें इसी तरह रहना है, बस इसी तरह। अब मैं कभी कॉलेज में पढ़ने नहीं जाऊंगी। मुन्नू हर साल एक विषय में फेल होकर जैसे तैसे प्रमोट हुआ करेगा। अम्मा शायद हमेशा बीमार रहकर मामा के यहाँ इलाज ही करवाती रहेगी। पापा वैसे ही सीलन भरी बदबूदार कोठरी में अपना खाना पकाया करेंगे। और तभी आज पापा की यह चिट्ठी आई, उनके हाथ की लिखी पहली चिट्ठी। मैंने 1000 बार उसे देखा, पढ़ा, छुआ, जैसे उस कार्ड को छूकर पापा की हालत का ज्ञान हो जाएगा। पापा ने हमें बुलाया नहीं, कहने से चाचा जी ले जाएंगे, पर इस बार जाएंगे ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। कांत मामा को लिखूं, वे लेते जाएंगे। कल सवेरे 10 बजे फैसला है। हम दोनों कांत मामा के साथ आ गए। धर्मशाला में छोड़कर मामा अम्मा को लेने चले गए। पूरी उम्मीद थी कि इस बार अम्मा ज़रूर आएगी, पर वह नहीं आई। मामा ने इतना ही कहा, उसकी हालत लाने जैसी नहीं थी। फैसला हो जाएगा तो तुम लोग वहीं चलना। पता नहीं अम्मा किस हालत में है, मन बार बार कांप उठता। मामा कुछ छिपा रहे हैं। मैंने भी अम्मा से कितना कुछ छिपा रखा है। आज कौन किसके बारे में सही बात जानता है। दूसरे को हल्का रखने के लिए सब अपने अपने दुख से ही भारी हो रहे हैं। पप्पा आए तो मैं और मुन्नू उनसे लिपट गए। कैसे हो गए हैं पप्पा। शायद पप्पा को भी हम लोग ऐसे ही लग रहे होंगे। कितने कितने आंसू बह गए हम तीनों के। कांत मामा भी रो पड़े। शाम को दादी मामा भी आ गए। रात में मुन्नू दादी से पूछ रहा था, दादी अब तो हम पप्पा के पास ही रहेंगे ना। तुम इतनी पूजा करती हो, अपने भगवान से कहो कि हमारे पप्पा को छोड़ दे। हाँ बेटा, अब तो पप्पा के पास ही रहेगा। रात दिन भगवान से यही तो कहती हूँ। चाची के पास तो मैं अब कभी नहीं जाऊँगा। टिल्लू अपने को समझता क्या है। मैं अपने पप्पा के पास रहूँ और फिर आ जाए, हर एक चीज़ में पछाड़ दूँगा। पढ़ने में भी और कुश्ती में भी पहले फर्स्ट भी आया हूँ एक बार क्लास में। क्यों दीदी, आया था ना। मेरी आंखें भीग आई। कितने दिनों बाद मुन्नू को उसके असली रूप में देख रही हूँ। टिल्लू ने उसे चिढ़ाया था तो इसने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप भीतर बैठकर रोया था। शायद जानता था कि टिल्लू को कुछ भी कहने का अर्थ है कि चाची की मार। पर मुझे कितना बुरा लगा था उस दिन। कहाँ चली गई थी मुन्नू की बाल सुलभ ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना। क्या इतनी सी उम्र में हम लोग सब कुछ सहने के लिए ही बने हैं। मुन्नू दादी की खाट पर ही सो गया। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। कल फैसला है, हम सबकी किस्मत का फैसला। कांत मामा बहुत अस्वस्थ हैं।
पर पापा के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं। फैसला हो गया। मैं भी कचहरी गई थी। इस बार किसी ने रोका भी नहीं। वहाँ खास भीड़ नहीं थी। पप्पा में भला घर वालों के सिवा किसे दिलचस्पी हो सकती थी। पप्पा कटघरे में खड़े थे। हम कुर्सियों पर बैठे जज साहब के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जज साहब आए तो बाबा ने आंखें मूंद ली। अम्मा का सिर नीचा था। वह ज़रूर मन ही मन प्रार्थना कर रही होंगी। मुन्नू का हाथ कसकर दबाए बैठी थी और मुझे लग रहा था कि अब और देरी होगी तो मेरी सांस भी घुट जाएगी। कानूनी भाषा में जज साहब ने क्या क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर आखिरी वाक्य समझ में आ गया। मुलजिम को रिहा किया जाता है। मैं मुन्नू का हाथ हवा में उछाल कर एक तरह से चीख पड़ी, मुन्नू, पापा रिहा हो गए, रिहा हो गए। एकाएक ही दादी और बाबा फूट फूट कर रो पड़े। मैं भय से कांप उठी। कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया। पिछली बार भी तो ये लोग इसी तरह रोते रोते घर में घुसे थे। पर बाबा का यह वाक्य, मैं कहता था ना बेटे, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, देख। पर पापा को क्या हुआ है? वह खुश क्यों नहीं हो रहे? उनका भावहीन चेहरा, घड़ी में धसी हुई निस्तेज निर्जीव आंखों में से खुशी की चमक क्यों नहीं आ रही? वह ऐसे पथराई आंखों से बाबा को देख रहे हैं मानो उन्हें बाबा की बात ही समझ में नहीं आ रही हो। मैं दौड़कर पप्पा से चिपट गई। पप्पा, आप बरी हो गए। सुनते हैं आपको सज़ा नहीं हुई। सज़ा नहीं हुई है आपको। पर पापा फिर भी वैसे ही रहे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि उन्हें सज़ा नहीं हुई है। तो ये थी कहानी सज़ा। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।